मुंशी प्रेमचंद जी केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि सामाजिक समस्याओं के चिंतक भी हैं। वैसे हिंदी में तो अनेकों लेखक हैं जो चित्रण करते हैं, परंतु समाज की जितनी गहरी समझ मुंशी प्रेमचंद में थी उतनी किसी में नहीं। वे युगीन परिस्थितियों के अनुरूप गरीबों, किसानों, दलितों एवं पिछड़े वर्ग की समस्याओं को बहुत गहराई से, गंभीरता से और तत्परता से उजागर करते हैं। प्रेमचंद जी की रचनाओं ने पूरे साहित्य का मार्गदर्शन किया है और वैसे तो इनके बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते हैं, तो आइए इनकी कुछ प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालते हैं। पूस की रात यह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में एक भारतीय किसान की त्रासदी का बहुत ही मार्मिक रूप में वर्णन किया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार एक किसान अपना संपूर्ण जीवन अभाव में व्यतीत करता है और अंत में तंग आकर बदहाली से खेती छोड़कर मजदूरी करने के लिए विवश हो जाता है। इस कहानी का प्रमुख पात्र है हल्कू, जो कि एक गरीब किसान है और वह अपने खेत में जी तोड़ मेहनत मजदूरी करता है, परंतु विडंबना यह है कि 2 वक्त की रोटी से अधिक वह कुछ भी नहीं जुटा पाता। खैर, हल्कू ने किसी भी तरह 3 रुपए जमा किए थे ताकि ठंड से बचने के लिए वह कंबल खरीद सके, क्योंकि ठंड का मौसम बहुत ही समीप था। परंतु एक दिन महाजन सहना हल्कू से अपने उधार के पैसे मांगने आता है। हल्कू न चाहते हुए भी अपनी पत्नी से रुपए देने के लिए कहता है और उसकी पत्नी और हल्कू में थोड़ी तानाकसी के बाद विवश होकर वे सहना को उसके उधार के रुपए दे देते हैं, क्योंकि हल्कू भली भांति जानता था कि सहना बिना पैसे लिए वापस नहीं जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि किसान पहले खेती करने के लिए कर्ज लिया करते थे और ऐसे लोगों को महाजन कहकर संबोधित किया गया है। हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी है। खैर, पूस की रात में, जिसे अंग्रेज़ी में जनवरी नाइट कहते हैं, बहुत ठंड का माहौल होता है। उस रात में हल्कू अपने खेत की रखवाली कर रहा था और प्रेमचंद जी ने उसकी दयनीय स्थिति को कुछ इस कदर दर्शाया है कि वह ईख के पत्तों से बनी झोपड़ी के नीचे बांस के खटोले पर सो रहा था। हल्कू के साथ ही उसका कुत्ता जबरा भी था। ठंड के कारण दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू अपने कुत्ते जबरे को आश्वासन देता है कि कल से उसके लिए वह पुआल बिछा देगा ताकि उसके कुत्ते को भी ठंड ना लगे। पर जब ठंड बहुत तेज़ लगने लगती है, हल्कू बगल के अरहर के खेत से कुछ पौधों को उखाड़कर उसका झाड़ू बनाता है और उनसे आम के बगीचे से पत्ते बटोरकर जमा करता है। उन जमा पत्तों से वह अलाव जलाकर तापने लगता है। अलाव तापने के लिए जमा की गई आग को कहते हैं, मतलब जलाई हुई आग को कहते हैं। उसके बाद जब हल्कू और जबरा दोनों सो जाते हैं तो खेत में जानवरों के चरने की आहट सुनाई देती है। हल्कू को इस बात का आभास हो गया था, परंतु वह जानकर उठा नहीं और उसका कुत्ता जबरा केवल भौंक रहा था। नील गाय उसके सारे फसल को नष्ट कर देती हैं। जब सुबह मुन्नी आती है तो खेत की इस दशा को देखती है तो अत्यंत क्रोधित होती है, लेकिन हल्कू बहाना करता है कि कल रात को उसके पेट में ऐसी दर्द उठी कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। जबरा एक वफादार कुत्ते की भांति रात भर भौंक भौंक कर सुबह मरा पड़ा था और यहाँ हल्कू अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसे कल से ठंड में रात को सोना तो ना पड़ेगा, अब से वह मजदूरी ही करेगा। इस कहानी का मूल उद्देश्य है व्यवस्था में आई हुई दोष को उजागर करना और आम जन की दयनीय स्थिति और व्यवस्था को दिखाना है। किसान जो खुशहाली देता है, जिसके दम से चारों ओर हरियाली रहती है, लेकिन स्वयं उसकी कैसी बदहाली है, इसे प्रेमचंद जी ने व्यक्त किया है। ठंड के मौसम में एक कंबल तक खरीदने का पैसा न होना यह किसान जीवन की दुर्दशा को बताता है। प्रेमचंद जी के पात्र
इतने दयनीय और विवश होते हैं कि चाह कर भी उन परिस्थितियों से, उन जीवन की विसंगतियों से उभर ही नहीं पाते। एक किसान जब खेती मजदूरी से पलायन करने लग जाए और उसी में स्वयं को प्रसन्न महसूस करे और खेती छोड़कर, किसानी मजदूरी छोड़कर, अपने खेत को जला छोड़कर केवल मजदूरी का रास्ता अपनाना उसे सुखमय प्रतीत होता है, क्योंकि जीवन पर्यंत के अथक परिश्रम के बावजूद भी वह केवल 2 वक्त की रोटी ही जुगाड़ कर पाता है। कुछ अधिक पैसे आ भी जाए तो ज़मींदारों और महाजनों को देना पड़ता है और वह सारा जीवन पराधीन और गुलाम होकर ही गुजारता है। इसलिए किसान को किसानी बदतर लगने लगती है। धन्यवाद। गुल्ली डंडा यह प्रेमचंद जी की एक बेहद प्रसिद्ध कहानी है और दिल को छू देने वाली कहानी भी है। यह कहानी पढ़ते वक्त पाठकों के मन में बचपन की वो पुरानी यादें, वो पुराने दोस्ती के भाव, प्रतिद्वंदी के भाव या समर्पण का भाव जागृत हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से खेल के बहाने ही प्रेमचंद जी ने समाज के चरित्र के एक पक्ष को उजागर किया है। कहानी की शुरुआत में ही प्रेमचंद जी भारतीय खेलों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हम लोग अंग्रेजी खेलों के पीछे इतने तल्लीन हो गए हैं कि हमें भारतीय खेलों का ध्यान ही नहीं रहा। गुल्ली डंडा तो सब खेलों का राजा है। जब मन किया मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ जाएं तो खेल शुरू हो गया। कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी उस दौड़ के भारत का चित्रण करते हैं जब हम भारतीय खेलों से या भारतीयता से दूर जा रहे हैं। प्रेमचंद जी देसी खेल का समर्थन करते हैं इस कहानी के माध्यम से। वह इस कहानी में यह भी कहते हैं कि आज के इस युग में हम शिक्षा और खेल का संबंध समझ ही नहीं सके हैं। अत्यधिक बेरोजगारी और गरीबी के कारण आम भारतीय के पास खेलने के लिए समय ही नहीं है और जिनके पास समय है वे विदेशी खेलों में लिप्त हैं। खैर, कहानी पर आते हैं। इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है गया, जो कि दलित और गरीब लड़का है, और दूसरा पात्र है मैं, यानी इंस्पेक्टर का बेटा। तो गया और जो लेखक हैं वे लोग जब खेला करते थे तो गया हमेशा इन पर भारी पड़ता था। लेखक उच्च वर्ग के भले हैं मगर खेलने में गया से कमज़ोर हैं। वह जल्दी घर भागना चाहते हैं पर गया जाने नहीं देता और उन्हें परास्त करते रहता है। मजबूरन उन्हें खेलना पड़ता है, एक गुलाम की भांति, और दोनों में खूब बहसें हुआ करती थी, वाद विवाद भी। और एक प्रसंग है जब लेखक घर भागना चाहते हैं तो गया कहता है कि मेरा दाव दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। तो वे कहते हैं कि अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था वो लौटा दो, मैं दाव दे दूंगा। वास्तव में यह अमरूद का जिक्र इंस्पेक्टर के बेटे जो उच्च वर्ग का है और गया जो थोड़े से निचले तबके का है, इनकी मानसिकता की ओर भी संकेतित करता है। खैर, अंत में दोनों में बहुत गाली गलौज होता है, बहुत बहसें होती हैं और इंस्पेक्टर का बेटा यानी मैं रोने लगता है और गया उसे छोड़ देता है। और आज जब वह यह बात सोच रहा है कि मैं थानेदार का बेटा एक नीच जाति के लौंडे से पिट गया, यह मुझे उस समय भी अपमानजनक ही मालूम हुआ, लेकिन घर में मैंने किसी से शिकायत न की। यह भी कहीं न कहीं हमारे समाज की मानसिकता को सामने लाती है, जो ऊंच नीच या जाति के आधार पर भेद अपने मन में कैसे समाहित किए हुए हैं। खैर, यहाँ जो मैं है मतलब इंस्पेक्टर का बेटा, इंस्पेक्टर जी का तबादला हो जाता है तो वह उस कस्बे से चला जाता है और 20 साल बाद इंजीनियर बनकर वहीं लौटता है। तो कहीं ना कहीं अपने मिट्टी के प्रति उसका वह पुराना प्यार फिर से उमड़ आता है। उसकी बचपन की मधुर यादें फिर से जागृत हो जाती हैं और वह अपने उस दुनिया का बदला हुआ रूप देखकर दुखी होता है। वह चाहता है लिपट कर रोना। तब वह वहाँ पर कुछ बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता है तो उसे गया का ख्याल आ जाता है। खैर, वह किसी भी प्रकार गया से मिलते हैं और गया को पता चलता है कि वह तो इंजीनियर बन चुका है। तो गया उसे पहचान कर झुककर सलाम करता है
और अपने बारे में बताता है कि वह डिप्टी साहब के घोड़े का देखभाल करने वाला नौकर है, जिसे यहाँ साइस कहकर संबोधित किया गया है। दोनों में गुल्ली डंडे की बचपन की जो बहसें हैं, जो यादें हैं, वो जागृत हो जाती है। दोनों बातचीत करते हैं और गया कहता है कि अब तो उसे समय ही नहीं मिल पाता। पर कैसे भी इंजीनियर साहब बड़ी मुश्किल से और कुछ झिझक के साथ खेलने के लिए उसे मना ही लेते हैं और वह भी झिझक के साथ मान ही जाता है। और आज इंजीनियर गया पर भारी पड़ता है गोली डंडे में और उन्हें लगता है कि अब गया गोली डंडा खेलना भूल गया है। पर हकीकत यह है कि गया में अब खेलने का विशेष उत्साह नहीं था और इंजीनियर साहब उसे बहुत देर तक दाव देता रहता है। गया अपने पैरों पर गिर जाता है और अब इंजीनियर साहब को लगता है कि गया में अब वह फुर्ती नहीं रही, अब ऊर्जा की कमी आ गई। लेकिन अगले दिन जब इंजीनियर मैच देखने जाता है तो वहाँ गया का खेल देखकर दंग रह जाता है। और यही वह समय है जब पाठकों के मन में गया के लिए एक अलग भाव उमड़ने लगता है। आज ऐसा लग रहा था कि गया गुल्ली डंडा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, कोई प्रतिद्वंदी उसके समक्ष टिक ही नहीं पा रहा था। अब इंजीनियर को मालूम हो चुका था कि वास्तव में पिछले दिन तो गया मात्र स्वांग रच रहा था, नाम मात्र का ही खेल रहा था। प्रेमचंद जी अपने चिर परिचित अंदाज में कहानी का अंत इन शब्दों से करते हैं। बहुत भावुक पंक्तियाँ हैं कि मैं अब अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, आदाब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यहाँ आकर स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के बीच एक दीवार आ गई है। और प्रेमचंद ने कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश भी दिया है कि इंजीनियर में थोड़ी चालाकी या कुटिलता या खेल में जीतने की इच्छा उस समय भी प्रबल थी, परंतु उसमें घृणा की कोई भाव नहीं थी। और अंत में यह उसका बड़प्पन, यह उसकी उदारता को दर्शाता है जब वह स्वयं को छोटा और गया को बड़ा मानता है। खैर, यदि वास्तविक परिवेश में देखें तो आज भी कितने लोग गया और इंजीनियर का चरित्र जी रहे हैं। बचपन में अमीर, गरीब, ताकतवर, कमज़ोर, तेज, मूर्ख कुछ मायने नहीं रखता, पर जब हम बड़े होते हैं तो पता चलता है कि कितनी दीवारें बन गई हैं जिसे कोई लांघना ही नहीं चाहता। यहाँ दो वर्णों के बीच की मानसिकता को दर्शाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईदगाह, हमने बचपन से यह कहानी पढ़ी है। बाल मनोविज्ञान की कहानी है और बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह दर्शाया है कि परिस्थितियाँ उम्र नहीं देखती हैं, कैसे प्रतिकूल हालात, विषम स्थितियाँ या विपरीत परिस्थितियाँ या गरीबी एक छोटे से बच्चे को भी समय से पहले परिपक्व बना देती है, उसमें सूझबूझ और चेतना का संचार कर देती है। इसी मर्म को इस कहानी के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया गया है। इस कहानी का मुख्य पात्र रहता है हामिद, जिसकी आयु लगभग 4-5 वर्ष की होती है। वह शुरू से ही तर्कशील और तीव्र बुद्धि का बालक है। इस कहानी की एक और पात्र है अमीना, जो कि एक वृद्ध स्त्री है और हामिद की दादी है। हामिद के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी अमीना पर ही है। इस कहानी के कुछ और बाल पात्र हैं जैसे महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी। यह कहानी मुसलमानों के पवित्र पर्व ईद पर आधारित है। रमज़ान के रोज़े के लंबे इंतज़ार के बाद ईद का दिन आया है और मोहल्ले के सभी बच्चों में विशेष उत्साह है। सभी बच्चों के पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, परंतु अमीना, जो कि हामिद की दादी है, वह परेशान है। वह किसी भी तरह से हामिद को 3 पैसे देती है। जब हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह में जाता है तो बाज़ार में उसके दोस्त अनेकों खिलौने खरीदते हैं, जैसे कोई भिश्ती, कोई वकील। पर हामिद उन पैसों से अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदता है। जब घर आने पर अमीना उससे पूछती है
कि उसने मेले में क्या लिया, तो हामिद उन्हें चिमटा दिखाता है और यह देखते ही वह बेहद क्रोधित हो जाती है। परंतु जब हामिद कहता है कि दादी, रोटी सेकते समय आपके हाथ जल जाते थे, इसलिए मैं आपके लिए चिमटा लाया हूँ, तो अमीना का हृदय भर आता है और वह हामिद को हृदय से लगा लेती है। यहाँ पर अमीना एक बालिका बन जाती है और हामिद बूढ़ा हामिद बन जाता है। प्रेमचंद जी यह दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव कैसे बच्चों से बचपन छीन लेता है और उन्हें बड़ों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर देता है। यह उनकी बाल मनोविज्ञान की लगभग सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। कई जगह खिलौनों को लेकर बच्चों में जो बातचीत होती है, प्रेमचंद जी ने उसे व्यंग्यात्मक ढंग से प्रयोग किया है और भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक असमानता इत्यादि पर प्रहार भी किया है। ईदगाह में नमाज़ पढ़ते समय जहाँ समानता है, सब बराबर हैं, परंतु वास्तविक दुनिया में सब एक जैसे नहीं। धन्यवाद। सदगति हिंदी कहानी के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित कहानी है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से धार्मिक पाखंड और ब्राह्मणवाद पर करारा प्रहार किया है और साथ ही इसके साथ दलित शोषण को भी दिखाया है। इस कहानी का मुख्य पात्र है दुखी और यह प्रेमचंद जी की खूबी है कि जीवन की दशा के अनुरूप ही वे पात्रों का नामकरण भी करते थे। दुखी एक दलित पात्र है। वह अपनी बेटी की शादी तय करता है और उसके लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए वह पंडित घासी राम जी को बुलवाता है। दुखी की पत्नी का नाम झुरिया है और वह अपनी पत्नी से पंडित जी के स्वागत की तैयारी करने के लिए कहता है। वह उनके स्वागत के लिए अलग से बैठने की जगह बनाता है और अनाज की व्यवस्था भी करता है, जिसे वह स्पर्श भी नहीं करता। और जब पंडित घासी राम जी दुखी का अपनी बेटी के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने का अनुरोध सुनते हैं तो उसे कार्य करने की एक लंबी सी सूची प्रदान कर देते हैं, जैसे अपने घर का दरवाज़ा साफ़ करना, भूसा ढोना, लकड़ी काटना या इत्यादि कार्य सौंप देते हैं। दुखी को इन कार्य करने के दौरान न खाने को कुछ मिलता है और ना ही पीने को। वह चिलम सुलगाने के लिए आग मांगता है तो पंडिताइन उसके सिर पर ही आग फेंक देती है। वह जल जाता है, पर जैसे तैसे दुखी बेगार का सारा काम करता है। बेगार का अर्थ है बिना मजदूरी के, मतलब बिना कुछ दिए हुए किसी से बलपूर्वक कराया हुआ काम, और यह प्रचलित था उस दौर में। दुखी इतना थक जाता है कि लकड़ी उसके फाड़े नहीं फटती, वह थककर सो जाता है। पर पंडित घासीराम उसे सोता देखकर कोसते हैं और लकड़ी फाड़ने के लिए ललकारते हैं, और न जाने कैसे इस अपमान और ललकार का उस पर जादुई असर होता है और उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह लकड़ी की उस गांठ को फाड़ देता है, और जैसे ही फाड़ता है वह चक्कर खाकर गिर पड़ता है और मर जाता है। कहानी का एक और पात्र है चिखुरी गोंड। वह दुखी पर हो रहे अत्याचार से बेहद आहत और दुखी है। वह दुखी के घर वालों को भड़काता है कि वे लोग लाश उठाने न जाएं। अंततः पंडित घासीराम जी दुखी की लाश के पैर में रस्सी का फंदा फंसाते हैं और उसे घसीटकर गांव के बाहर खेत में गीदड़, गिद्ध, कुत्ते और कौवे के नोचने के लिए छोड़ देते हैं और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। प्रेमचंद जी दुखी की इस नियति पर कहानी के अंत में एक वाक्य जोड़ते हैं कि यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। बहुत ही मार्मिक पंक्तियाँ हैं और सबके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सदगति से क्या तात्पर्य है, जो इस कहानी का शीर्षक है।
तो हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मुक्ति की सबको कामना रहती है, और जो भी अंतिम संस्कार किया जाता है उसका विधि, उसके विधान, उन सब के पीछे मुक्ति की ही चाह रहती है। भले जीवित रहते मनुष्य को जो भी भाव झेलना पड़े, परंतु मृत्यु के बाद तो उसे मोक्ष चाहिए, सद्गति, अच्छी गति चाहिए। और यह सद्गति अंतिम संस्कार के जो कर्मकांड होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसी पर आधारित होता है। और इसके लिए मृतक के जो परिवार होते हैं या सगे संबंधी होते हैं, वे सारी चीज़ें दान करते हैं ताकि उसके उस प्रियजन को स्वर्ग मिल जाए। और हिंदू धर्म के जो मान्यता है उसमें यह मान्यता है कि जो आदमी जीवन भर भक्ति, सेवा और निष्ठा से व्यतीत किया हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छी तरह होता है और उसे सद्गति मिलती है। और दुखी जीवन पर्यंत भक्ति, सेवा और निष्ठा परायण होकर कार्य करता है, लेकिन विडंबना यह है कि उसकी लाश को सड़ने के लिए, कीड़े पड़ने के लिए, चील कौवे के द्वारा खाए जाने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है। वास्तव में प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से अंतिम संस्कार के जो औचित्य है, रीति रिवाज है, उस पर ही सवाल उठाते हैं। खैर, यह एक बहुत दर्दनाक कहानी है जिसने बेहद मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है, और इसमें दलित शोषण के आधार पर वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणों की मानसिकता और धार्मिक पाखंड को दर्शाया गया है। धन्यवाद। ठाकुर का कुआं। यह कहानी समाज का यथार्थ चित्रण करती है और उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के साथ किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण करती है। और प्रेमचंद ने यह भी दर्शाया है कि दलित या निम्न वर्ग का होना वास्तव में एक अभिशाप है। बहुत छोटी कहानी है। इसके प्रमुख पात्र हैं जोखू, गंगी और ठाकुर। जोखू गंगी पति पत्नी रहते हैं। जोखू कई दिनों से बीमार है। उसने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में बदबू आ रही थी और वह गंगी से कहता है कि इस पानी में कितनी दुर्गंध है, उसका गला सूखा जा रहा और तू सड़ा हुआ पानी मुझे पिला रही है। प्रेमचंद जी ने इस प्रसंग का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है, क्योंकि जिस कुएं से गंगी पानी भरकर लाई थी, उस कुएं में कई जानवर गिरकर मर गए थे, जिससे पानी गंदा हो गया था और पीने योग्य भी नहीं रह गया था। परंतु गंगी के पास विकल्प क्या था? वह दूसरा पानी लाती कहाँ से? क्योंकि गांव में 2 कुएं थे, एक साहूकार का और दूसरा ठाकुर का, और निम्न जाति के लोगों को दोनों कुओं से पानी भरने की इजाज़त नहीं थी। गंगी ने प्रण लिया कि वह जोखू को यह बदबूदार पानी पीने नहीं देगी और वह ठाकुर के कुएं से पानी भरकर ले आएगी। हालांकि जोखू उसे बहुत समझाता है कि तुझे कोई भी अपने कुएं से पानी नहीं भरने देगा, उल्टा तू अपने हाथ पांव तोड़वा लाएगी। जब रात के 9 बजे गंगी ठाकुर के कुएं से पानी लाने पहुंची तो वहां कुछ बेफिक्रे कुछ लोग बातें कर रहे थे। गंगी कुछ देर प्रतीक्षा करती है और मन ही मन सोचती है कि इस गांव के सारे लोग इस कुएं से पानी पी सकते थे, लेकिन वह कितनी बदनसीब है। वह बैठी बैठी अपने नीच होने की बात विचारने लगती है और मन ही मन उसके आशंका रहती है कि कहीं कोई उसे देख न ले। उसकी छाती धड़कने लगती है। उस दौरान उसे महंगू याद आता है, जिसने बेगार नहीं दिया था तो ठाकुर के लोगों ने उसे इतना मारा था कि महीनों खून से लथपथ था। खैर, जब सब चले जाते हैं तो गंगी वृक्ष के साए से निकलकर कुएं से पानी भरने आगे की ओर चलती है। प्रेमचंद जी इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया हो। गंगी दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से एक सिपाही की भांति चारों ओर निहार कर आगे की ओर बढ़ती है। प्रेमचंद जी पुनः लिखते हैं कि विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। खैर, वह घड़ा जैसे ही कुएं में डुबाती है तो एकाएक
ठाकुर का दरवाज़ा खुल जाता है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। ठाकुर चिल्लाता है, कौन है, कौन है? और गंगी कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखती है कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। यही कहानी समाप्त हो जाती है। तो यह तो थी कहानी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रेमचंद जी द्वारा भारत में स्थित जाति प्रथा को दिखाना। और यह इतनी घृणित और निकृष्ट परंपरा है जिसके कारण अछूत या दलित या निम्न वर्ग के लोग केवल तिरस्कार और अपमान सहते रहते हैं। यहाँ तक कि उन्हें जीवन के मूलभूत मानवीय अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। जीवन की बुनियादी सुख सुविधा भी वे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि यह संपूर्ण कहानी स्वच्छ जल पीने के इर्द गिर्द घूमती है और अंत में गंदा ही पानी पीना नसीब होता है। प्रेमचंद जी समाज को बहुत सामने से देखते हैं और समझते हैं और ग्रामीण समाज में जो कुरीतियाँ या अंधविश्वास या ऊंच नीच जाति या वर्ग भेद व्याप्त है उसे उजागर कर समाज को आईना दिखाते हैं। ठाकुर का कुआं भी उसी प्रकार की एक कहानी है। धन्यवाद। बड़े भाई साहब यह प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से मात्र कुछ वर्ष ही बड़ा है, परंतु बड़े होने के कर्तव्य बोध से उनका बचपन कहीं खो जाता है। यहाँ छोटा भाई स्वयं लेखक प्रेमचंद हैं, तो बड़े भाई साहब लेखक से 5 वर्ष बड़े थे। लेखक 9 वर्ष के और बड़े भाई साहब 14 वर्ष के थे। बड़े भाई साहब 9वीं में थे और लेखक 5वीं में। बड़े भाई साहब पढ़ने में अधिक होशियार नहीं थे, हर साल असफल हो जाते थे और लेखक बहुत ही तेज बुद्धि के होने के कारण हर बार सफल हो जाता था। धीरे धीरे उनकी कक्षा का अंतर कम होता चला गया। बड़े भाई साहब उम्र में बड़े थे और छोटे भाई को डांटने का कोई अवसर नहीं खोते थे। गलती करने पर लंबे लंबे भाषण दिया करते थे, पढ़ने के लिए समझाया करते थे। परंतु बड़े भाई साहब के बार बार असफल होने के कारण छोटे भाई अर्थात लेखक के मन में उनके प्रति वह आदर का भाव नहीं जग पाता था। वे उनकी बातों की सदैव अवहेलना ही किया करते थे। बड़े भाई हमेशा लेखक को ज्ञान दिया करते थे, जैसे इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, फिर भी कुछ न हासिल होगा। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। मैं कितना मेहनत करता हूँ तुम अपनी आंखों देखते होगे। इतने मेले तमाशे होते हैं, रोज़ क्रिकेट और हॉकी का मैच होता है, परंतु क्या तुमने मुझे कभी देखा है वहाँ जाते हुए? मैं पास भी नहीं भटकता। और जब लेखक अपने कक्षा में प्रथम आए थे और बड़े भाई फेल हो गए, तब भी बड़े भाई ने उन्हें ज्ञान देना कम नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है, इस साल पास हो गए और अपने कक्षा में अव्वल या प्रथम आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया? घमंड तो बड़ों बड़ों की नहीं रहती, तुम्हारी क्या हस्ती है। रावण का हाल तो सुना ही होगा। इम्तिहान पास करना ही सब चीज़ नहीं होती, बुद्धि का विकास भी कुछ होता है। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, परंतु वह सफल खिलाड़ी नहीं है। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, जब मेरे कक्षा में आओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। इन शिक्षकों को क्या लेना देना है, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा होता है। रट रटा कर खाली पास होना ही आजकल के विद्यार्थियों का मकसद है और इसी का नाम शिक्षा है। तो कहीं ना कहीं उनके इस ज्ञान से या प्रवचन से प्रेमचंद जी शिक्षा व्यवस्था पर भी व्यंग करते हैं। बड़े भाई साहब फिर कहते हैं कि मान लो समय की पाबंदी पर एक लेख लिखने, एक निबंध लिखने दे दिया जाए और उसे 4 पन्ने में लिखना है, तो क्या ज़रूरत है इतनी लंबी लेख लिखने की? आदमी जो कुछ भी जानता है संक्षेप रूप में कह दे, तभी तो समय का सदुपयोग होगा। क्या 4-5 पेज में लिखना ज़रूरी है? केवल लटे रटाए विद्या पर लोग विश्वास करते हैं। और लेखक यानी छोटे भाई को लगता था
कि जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। इतना ज्ञान, इतना प्रवचन, न जाने उनका उपदेश कब समाप्त होगा। खैर, एक बार फिर से सालाना इम्तिहान होता है और लेखक पास हो जाते हैं और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो जाते हैं। वह रोने लगते हैं क्योंकि उन्होंने दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत की थी। और विडंबना यह है कि लेखक और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था, एक कक्षा का। खैर, इस बार बड़े भाई साहब थोड़े नरम पड़ गए। कई बार डांटने का अवसर मिलता भी तो नहीं डांटते हैं। शायद उनको यह आभास हो गया था कि वे डांटने का अधिकार खो चुके हैं, ऐसा लेखक मन ही मन सोचते थे। एक दिन लेखक पतंग लूटने जा रहे थे और उनके बड़े भाई साहब बाज़ार से आ रहे थे, तो दोनों की भिड़ंत हो गई। बड़े भाई साहब कहते हैं कि बाज़ारी लौंडों के साथ पतंग लूटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर आदमी को अपने पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। वे कहते हैं कि तुम मन ही मन सोचते होगे कि तुम मुझसे केवल एक दर्जे नीचे हो और मुझे तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, लेकिन तुम गलत हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और मैं भले कितनी भी कक्षा में पढ़ रहा हूँ, लेकिन तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा। हो सकता है अगले बार तुम फिर से पास हो जाओ, मैं फ़ेल हो जाऊँ और तुम मुझे पछाड़ दो, पर फिर भी मैं तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा। दुनिया और ज़िंदगी का जो तजुर्बा मुझे है उसकी बराबरी तुम नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil इत्यादि डिग्रियों का नाम लेते हैं, चाहे तुम कुछ भी मुकाम हासिल कर लो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादी भी शायद 5वीं जमात ही पढ़ी होंगी। और हम दोनों चाहे जितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन अम्मा और दादी को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। आज हम लोग बीमार हो जाएं तो हाथ पांव फूलने लगेंगे, लेकिन तुम्हारी जगह यदि दादा हों तो बिना घबराए पहले खुद इलाज करेंगे और उसमें असफल हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। हमें दादा जो कुछ भी भेजते हैं पैसे, हम 20-22 तक खर्च कर देते हैं और पैसों के मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, परंतु इन पैसों के आधे भाग से दादा ने अपना उम्र बहुत इज्जत और नेक नामी के साथ बिताया है। तुम्हारे स्कूल के हेडमास्टर साहब की डिग्री भी यहाँ बेकार हो जाती है, क्योंकि वे पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे और खर्च ना पूरा होता था। वे कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनकी माताजी ने यह प्रबंधन संभाला है तो घर में लक्ष्मी आ गई। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होगी, पर लेखक यहाँ लिखते हैं कि उस समय मेरी आंखें भीग गई। मैं मन ही मन उनके सामने नतमस्तक हो गया। मुझे अपनी लघुता, अपने छोटेपन का आभास हुआ। ने कहा, आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है, आपको कहने का अधिकार है। बड़े भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और कहने लगे, मेरा जी भी तो ललचाता है, मैं भी तो खेलना चाहता हूँ, मैं भी तो पतंग उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन यदि मैं खुद बुरे राह पर चलूँगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा? तुम्हें संभालने का कर्तव्य भी तो मुझ पे ही है ना। उसी समय एक कटा हुआ पतंग हमारे ऊपर से गुज़रा, उसकी डोर लटक रही थी। बड़े भाई साहब लंबे तो थे ही, वे उछलकर उसकी डोर पकड़ लेते हैं और बेतहाशा झूमते हुए होटल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। कहानी समाप्त हो जाती है। यह कहानी एक आदर्श की कहानी है। बड़े भाई साहब भले स्वयं असफल हो जाते थे, लेकिन अपने छोटे भाई के प्रति अपने कर्तव्य से स्वयं को विमुख नहीं कर पाते और उनके लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। यह छोटे भाई के प्रति उनकी जिम्मेदारी ही थी कि वे चाहते हुए भी अपनी आकांक्षाओं को मारकर कहीं अपना बचपन खो देते हैं, ताकि वे छोटे भाई के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।